नमस्कार दोस्तों। सिलेक्शनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वर्णमाला की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं। आज हमारी तीसरी कक्षा है। पहले कक्षा में हमने स्वर का विस्तृत अध्ययन किया। दूसरी कक्षा में हमने व्यंजन का विस्तृत अध्ययन किया। आज तीसरी कक्षा में हम स्वर और व्यंजन को चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण, जब हम स्वर पढ़ा रहे थे तो स्वरों का वर्गीकरण हमने बताया था। स्वरों के प्रकार बताए थे, ह्रस्व स्वर के बारे में बताया था, दीर्घ स्वर के बारे में बताया था। ठीक है, दीर्घ स्वर को एक और नाम था संयुक्त स्वर। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया था। उसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक, उसकी भी बात करेंगे। तो स्वर के जो और प्रकार होते हैं, जैसे ये हुआ है वर्ड का नाम जो कंठ के आधार पर बोला जाता है। जैसे कंठ के आधार पर कौन से स्वर होते हैं, तालव्य के अनुसार कौन से स्वर होते हैं, मूर्धन्य के अनुसार कौन से स्वर होते हैं, और ओष्ठ के आधार पे कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये चीजें हम पहले बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंठ स्वर। कंठ स्वर होता क्या है? कंठ कंठ स्वर वह होता है जिसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। जैसे अ, ठीक है, आ, तो कहीं ना कहीं इसका उच्चारण जो है मुख के कंठ से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कंठ स्वर होते हैं। इसी प्रकार तालव्य स्वर क्या होते हैं? तालव्य स्वर तालु, ठीक है, तालु से जो जिसका उच्चारण तालु से होता है, ये है मुंह के भीतर की छत या पिछला भाग, यानी तालु जो जिह्वा के ऊपर होता है उसके अंतिम भाग यानी कंठ के पहले, और तालु जिह्वा के ऊपर जो तालु होता है उसके पिछले भाग से जो उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं तालव्य स्वर। तालव्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई आता है, बड़ी ई आता है। ठीक है, इसी प्रकार मूर्धा स्वर, मूर्धन्य या मूर्धा स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या है? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर का अगला भाग को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही स्वर होते हैं, इसको क्या कहते हैं? री कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मूर्धा स्वर को री कहते हैं। ठीक है, अब कंठ और तालु को क्या कहते हैं? जो जिसका उच्चारण कंठ और तालु को मिलाकर एक साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य स्वर। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? ए और बड़ा ए। ठीक है, तो क्या हो गया? कंठ तालव्य स्वर जो कि कंठ और तालु को मिलाकर जिसका उच्चारण होता है वो कौन कौन से उच्चारण होते हैं? ए और बड़ा ए। उसी प्रकार कंठोच्च, कंठोच्च क्या होता है? कंठोच्च स्वर वह स्वर होता है जो ओष्ठ और कंठ को मिलाकर बोला जाता है। मतलब ओठ और कंठ से मिलाकर उसका उच्चारण होता है, वह क्या कहलाता है? कंठोच्च स्वर कहलाता है। कंठोच्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? ओ, ठीक है, इसमें क्या है? होठ का भी आ रहा है और कंठ का भी आ रहा है। फिर औ, तो औ भी कंठ से भी आ रहा है और ओठ से भी इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कंठोच्च स्वर कहेंगे। इसी प्रकार आता है ओष्ठ स्वर। ठीक है, अगर हम इसकी संख्या पूछें तो संख्या का कोई प्रमाण नहीं होता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग संख्याएं बताई जाती हैं। इसी प्रकार अब देखिएगा ओष्ठ, ओष्ठ स्वर क्या होते हैं? ओष्ठ स्वर वह स्वर होता है जो ओष्ठ या होठ से उच्चारण होता है। जिसका उच्चारण ओष्ठ या होठ से होता है उसे क्या कहते हैं?
ओष्ठ स्वर कहते हैं। ठीक है, ओष्ठ स्वर में कौन कौन से आते हैं? ऊ, ठीक है, ऊ आता है और औ आता है। तो ऊ ओठ से हो रहे हैं और इसको क्या कहते हैं? ऊ, ये भी हो रहा है। ठीक है, आगे इसी प्रकार हम देखेंगे, हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। ठीक है, स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो स्थान के आधार पर जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ते हैं, इसमें भी वही आता है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, तालव्य। ठीक है, वत्सर्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य। ठीक है, इतने आते हैं। तो इसमें अब देखेंगे कंठ, कंठ व्यंजन क्या होते हैं? कंठ व्यंजन वह व्यंजन होता है जो कि मुख के कंठ से जिसका उच्चारण होता है। मुख के कंठ से जिस व्यंजन का उच्चारण होता है उसे हम कहते हैं कंठ या कंठ व्यंजन। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आएंगे आपका क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, कंठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। यानी कंठ व्यंजन में कुल 5 होते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, ये जो आपका अघोष अल्प प्राण, घोष अल्प प्राण, ठीक है, घोष या संघोष अल्प प्राण, तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, पहले ही हमने बता दिया है। और जो ये नासिक के, ठीक है, नासिक के जैसे इसको हमने जब पढ़ा रहे थे आपको वर्णमाला, तो इन ये जो पांचों होते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको नासिक या पंचावर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन ये होते हैं आपका, ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो ये 25 होते हैं इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा दिया है आपको। इसी प्रकार अब देखेंगे तालव्य व्यंजन क्या होता है। तालव्य व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण तालु या मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, जा को कहीं कहीं आप जैसे जो उर्दू के शब्द होते हैं अक्सर कुछ वर्ड में देखेंगे तो जा ऐसे लिखा होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण मुंह से अथवा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ट, ट, तो मुख के जो क्या नाम है, मूर्धन्य जो मूर्धा होता है उसके अगले भाग से हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, जैसे तो जीवा यहाँ पे टच कर रही, ट, ट हो गया, ठ हो गया, इसी प्रकार ड हो गया, ढ हो गया और अड़ा हो गया। इसी प्रकार दंत, दंत व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण ऊपरी दांतों के निकट से होता है। जैसे यहाँ बात करेंगे ट, टा, फिर ठ, तो ठ, तो कहीं ना कहीं ये ऊपरी दांत के आसपास से ही इसका उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार द, ध और न, तो क्या हो गया? दंत व्यंजन हो गए। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण होठ के दोनों होठों से होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जैसे प, प होठ टच हो रहे हैं ना, इसी प्रकार जिसका उच्चारण दोनों होठों से होता है या दोनों होठों के मेल से होता है उसे हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। इसमें क्या क्या होता है? प, फ, प, भ और मा। तो कहीं ना कहीं जब इसका उच्चारण हम कर रहे हैं जैसे प, तो ये दोनों होठ क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, अब आता है कौन सा व्यंजन? अब आता है तालव्य व्यंजन।
तालव्य व्यंजन तालु या मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तालव्य स्वर के बारे में भी बताया, वैसे ही तालव्य व्यंजन होते हैं। इसको श या ये दो होते हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? स और या आते हैं। इसी प्रकार वत्सर्य व्यंजन दांत और मसूड़ा के जो मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। ये वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। दंत और मसूड़ा से जो होता है उसे क्या कहते हैं? वत्सर्य व्यंजन। मेन इसको कहें कि दांत से ही होता है। ठीक है, इसमें भी आता है, जैसे कौन कौन से? स, ठीक है, र और ला। स, र और ला। अब आपको हमने पढ़ाया था कि ये सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, ये कौन से व्यंजन होते हैं? रा को हमने पढ़ाया था, ल को हमने पढ़ाया था। इन सब के प्रकार हम बताए थे, ये किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आप बोलेंगे दंतोष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन में क्या आता है? जैसा कि दंत्योष्ठ वर्ड से ही पता चल रहा है कि दांत के ऊपर के दांत और निचला होठ। ऊपर के दांत और निचला होठ से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये व आता है। ठीक है, व आता है। व को अर्ध स्वर के अंतर्गत भी रखा जाता है, जैसा कि कल हमने बताया था। जैसे कौवा कहीं कहीं जैसे लिखा जाता है, ये था उदाहरण हमने समझाया था। कौवा था तो कौवा को क्या लिखा जाता है? कौवा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हमने और बताया था। इसके साथ साथ या भी थे। इसी प्रकार आगे देखते हैं कौन कौन से व्यंजन। आगे क्या है? स्वर यंत्रीय व्यंजन। ठीक है, स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्र या कंठ के भीतर से, मतलब जो जुबान होती है उससे या कंठ के भीतर से, उसमें कौन कौन से आते हैं? ह, ठीक है, ह। ह, ह अगर उच्चारण करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसका उच्चारण अंदर से आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमने बताया था। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं। ड और ढ होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इससे जो कोई शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, इससे नहीं बनता है, बल्कि इससे मिलेगा आपको देखने को। अब ये हो गया। बाकी हमने बताया था कि आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगत व्यंजन। फिर उसके बाद स्पर्शी बताया था। ठीक है, ये बताया था आपको। उसमें या संघर्षी व्यंजन बताया था। और आयोगवा। आयोगवा हमने बताया था अनुस्वार और विसर्ग। जब हम स्वर पढ़ा रहे थे तो अनुस्वार और विसर्ग के मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार जैसे ये था, है ना। अनुस्वार के अगर उदाहरण देखेंगे, ये अनुस्वार के उदाहरण जैसे क्या हो गया? अंक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग के अगर देखेंगे तो क्या होगा विसर्ग का? जैसे अतः हो गया। ठीक है, अतः हो गया तो क्या हो गया? ये दोनों अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग हो गए, और इन दोनों को जो मिलाकर इन दोनों को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। ठीक है, ये अगर हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अनुस्वार और विसर्ग पढ़ लिया आपने। ठीक है, इसी प्रकार आइए देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। ठीक है, तो अब हम अनुस्वार के बारे में बात करते हैं। अनुस्वार होता क्या है? अनुस्वार के उच्चारण में अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। अगर हम उदाहरण देखें, जैसे अंग हो गया। ठीक है, अंग को अगर हम नाक बंद करके पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अंग, तो क्या है? इसका जो ज्यादा श्वास निकल रही है वो नाक से निकल रही है। ठीक है, मुख से अगर आप सांस रोकेंगे भी तो थोड़ा थोड़ा इसका उच्चारण हो जाएगा,
किंतु अगर आप नाक से इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। इस चीज को ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जैसे अंक, अंश, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। इसकी ध्वनियां जो है प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, वही जैसे ये हो गया आपका। ठीक, इसी प्रकार तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ। जब हम तत्सम तद्भव पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, अन्य। ठीक है, ये अन्य, ये नहीं है, ये क्या हो गया, अन्य। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो बात क्लियर है। इसी प्रकार अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। ठीक है, अनुनासिक का सीधा उल्टा होता है। इसमें अनुस्वार में क्या था कि उसमें नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि जो अनुनासिक होता है उसमें नाक से कम सांस निकलती है, मुख से अधिक निकलती है। जो अनुस्वार होते हैं उसमें उसमें क्या होता है, नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से क्या होता है, मुख से कम सांस निकलती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका उच्चारण हम करते हैं आत। तो आत में कहीं ना कहीं जो जब आत का हम उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से सांस अधिक निकल रही है। जैसे आप अगर नाक बंद करके भी करेंगे तो आत, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपको फिर भी समझ आएगा, लेकिन जब आप मुख बंद करके करेंगे तो इसका उच्चारण बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार गांव, गांव। तो गांव जब हम पढ़ रहे हैं तो गांव में मुख से अधिक सांस निकल रही है, ठीक है, और नाक से कम निकल रही है। तो ये जो है इसके उदाहरण हो गए, जैसे चिड़िया। ठीक है, चिड़िया, तो क्या है, नाक से कम सांस निकल रही, नाक पे कम जोर पड़ रहा है और मुख से अधिक सांस निकल रही है। उसी प्रकार अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है, कोई भी हो, जैसे चांद। ठीक, चांद। तो क्या है, ये है, ये आपकी जो हो गए, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अनुनासिक। ठीक है, चांद, ये हो गया आपका अनुनासिक। इसी प्रकार तत्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे यही है ना, जब तत्भव रूप जो होंगे, जैसे दांत, तो चंद्र बिंदु लगा है। इसी प्रकार आंत, गांव, आंगन। ठीक है, आंख, अगना, हो गया ना। तो ये चीजें आपको नहीं भूलना है कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार में मुख से कम सांस निकलती है और नाक से अधिक सांस निकलती है, और बल्कि अनुनासिक में सीधा उल्टा होता है। इसमें मुख से अधिक सांस निकलती है और नाक से क्या होता है, कम सांस निकलती है। ये चीजें, ये दोनों डिफरेंट है। और अनुस्वार में, अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है, और अनुस्वार में ये प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कि हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसी प्रकार हमने कल आपको पढ़ा भी दिया था, ठीक है, एक बार फिर से चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि स्थान के आधार पर जो है हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके हिंदी व्यंजनों का जब वर्गीकरण करेंगे तो ये दो प्रकार से होगा। एक जो होगा, एक जो होगा एक स्थान के आधार पर होगा और एक होगा प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, स्थान के आधार पर जब करेंगे, जैसे का वर्ग के क ख ग घ अंगा, तो ये क्या हो गया, कंठ या गले से होता है।
इसको हम क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग से जो होता है, ठीक है, च छ ज झा होता है, इसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग से जो होता है इसको मूर्धा, ठीक है, या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे प वर्ग जो होते हैं इसको ओष्ठ या दोनों होठ से होता है। ओष्ठ अभी हमने पढ़ाया ही था आपको, ठीक है। वा और फा जो होते हैं, ठीक है, दांतों के निचले ओठ से होता है, दंतोष्ठ से होता है। अब ये स्वतंत्री होता है, स्वर के तंत्र से निकलता है जो हा होता है। इसी प्रकार आप दूसरा देखेंगे, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर। इसमें जो प्रयत्न के आधार पर उच्चारण, अवयव द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर जो होता है, इसमें स्पर्शी व्यंजन हमने कौन से बताए थे, स्पर्शी व्यंजन हमने आपको 25 बताए थे, जिसमें का वर्ग से लेके पा वर्ग के जितने भी क्या था, वर्ड था, ठीक है, जितने भी वर्ड थे या व्यंजन थे, उसको जो है हमने स्पर्शी व्यंजन आपको बताया था। संघर्षी व्यंजन भी बताए थे। संघर्षी व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करते समय थोड़ा संघर्ष लगता है या थोड़ा मेहनत लगती है, उसको संघर्षी व्यंजन बताए थे। ठीक, स्पर्श संघर्षी हमने पढ़ा दिया है आपको। अंतस्थ में हमने पढ़ाया था, अंतस्थ में हमने पढ़ा दिया है। अर्ध स्वर क्या होता है, अर्ध स्वर में हमने या और वा को बताया था, ठीक है, या और वा को अभी हमने समझाया था। जैसे इसका महिलाएं होता है, तो महिलाएं में जो है स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। इसी प्रकार वा, जैसे कौवा हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब कौवा पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हमने बताया था कि इसका जो है स्वर और व्यंजन दोनों तरीके से लिखा। लुंठित व्यंजन भी हमने बताया था, ठीक है, रा, तो ये बताए थे कि जिसका उच्चारण जो है अधिक समय लगता है, जैसे रा होता है, तो इसको, और जो है पार्श्वक जो है व्यंजन भी बताए थे जो ला होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वर्ड का जैसे विचार जब हम लिखने के लिए बताए थे, कल हमने जो है जब व्यंजन पढ़ा रहे थे तो हम लिखने के बताए थे का वर्ग में कौन से आते हैं, चा वर्ग में कौन। ये जो है आज का चार्ट हो गया। इसको जो है ये जो पांचों वर्ड होते हैं, अब इसी में देख लीजिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन ये होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं आपको, ये जो अंगा और या और अड़ा और ना और जो माँ होते हैं, इसको हमने ये भी पढ़ाया था। इसको हमने क्या पढ़ाया था, इसको हमने नासिक व्यंजन बताया था, ठीक है। ज और फा, और इसको जो है दूसरे नाम से पंचम वर्ण भी जानते हैं। तो ये जो है हमारी जो है वर्णमाला की जो है श्रृंखला में 3 क्लास थी। पहली क्लास में हमने स्वर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और दूसरी कक्षा में हमने व्यंजन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, और तीसरी कक्षा में स्वर और व्यंजन से संबंधित जो चीजें छूटी थी उसके बारे में हम बात किए थे। और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी होगा उस पे हम बात करेंगे। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे देखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है।